आज हम सब हिंदी भाषा के संबंध में कुछ जानकारी अर्जित करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, किसी भी जानकारी लेने से पहले किसी भी तनाव को मन से निकाल देना चाहिए। इसलिए एक छोटी सी कहानी। एक बार एक समारोह में एक सज्जन आमंत्रित किए गए कुछ बोलने के लिए आए। महोदय कुछ बोलना चाहते नहीं थे, या कहा जाए कि उनके पास कुछ बोलने को था नहीं। उन्होंने कहा, हाथ जोड़कर, भाइयों एवं बहनों, आप लोग तो सब जानते हैं, मैं क्या कहूं, धन्यवाद कहकर वो जाकर बैठ गए। पुनः कुछ लोग पीछे, उनके मन को तसल्ली नहीं मिली। उन्होंने बोला, मैं कुछ नहीं जानता, आप बताइए। वो सज्जन पुनः आए, भाइयों एवं बहनों, आप तो कुछ नहीं जानते, मैं क्या कहूं, धन्यवाद। वो जाकर पुनः बैठ गए। कुछ यही स्थिति हमारे हिंदी भाषा के ज्ञान के साथ है। हम जानते कुछ नहीं है, लेकिन मानते हैं कि जानते सब कुछ है। जानने की इच्छा रखते नहीं है, परिश्रम करना चाहते नहीं है। कहीं ना कहीं से हिंदी भाषी होने के कारण हम सभी हिंदी भाषा को अपनी पैतृक संपत्ति मानते करते हैं। तीसरी बात, किसी भी उद्देश्य से मुख से उच्चरित ध्वनि समूह भाषा है। अर्थात हमारे बोलने के पीछे हम अपनी बात को अगर कहना चाहते हो, समझाना चाहते हो, उसे हम भाषा कहेंगे। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि भाषा ध्वनि संकेतों की एक व्यवस्था है। ध्वनि संकेतों की एक व्यवस्था है जिसे हम भाषा का नाम देते हैं। निर्माण तथा काल क्रमानुसार भाषा समृद्ध होती जाती है। भाषा निरंतर गतिशील है, जो जीवंत है उसमें परिवर्तन होना निश्चित है। और जब यह क्रम आगे विकास होता रहता है तो भाषा की स्थिति बदलती है, उसका स्वरूप निर्धारित होता है, और हम सभी एक प्रामाणिक भाषा का अध्ययन करते हैं या प्रामाणिक भाषा मानते हैं। भाषा के लिए अपनी लिपि तथा व्याकरण का होना आवश्यक है। अगर भाषा की अपनी लिपि नहीं है तो हम उसे भाषा का दर्जा नहीं दे सकते। दूसरी तरफ व्याकरण ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम भाषा के स्वरूप को निर्धारित करते हैं, मानक मानते हैं। यदि व्याकरण नहीं हो तो भाषा में अनुशासनहीनता की बात होगी, और हम किसी भी तरह के किसी भी बातों को, कही गई चीजों को हम उस भाषा के अंतर्गत नहीं मानेंगे जब तक वह व्याकरण की कसौटी पर खरा न उतरता हो। अब दूसरी तरफ हम सभी बोली के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यहां देश में, इतने बड़े देश में, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और इधर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इतने क्षेत्र हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। सभी को भाषा का दर्जा नहीं दिया गया, ना दिया जा सकता है, बल्कि उन सभी क्षेत्रों में बोले जाने वाली बोली को, भाषा को बोली कहते हैं। बोली में क्षेत्रीय शब्दों का बाहुल्य होता है। अर्थात इस भाषा में बोलचाल के क्रम में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनमें देशज शब्दों का बाहुल्य है। तीसरी बात, बोली में व्याकरण तथा साहित्य का अभाव होता है। यह एक बात है, लेकिन दूसरी तरफ बोली तथा उपभाषा में उत्कृष्ट साहित्य की रचनाएं भी हुई है, वह भी हमारे समक्ष है। लेकिन सामान्य तौर पर बोली में व्याकरण तथा साहित्य का अभाव मानते हैं। कई बोलियों के समन्वय से ही भाषा का निर्माण होता है। भाषा के निर्माण में किसी एक शब्द को अगर हम ढूंढना चाहें कि वह किस भाषा से उसकी उत्पत्ति हुई है, तो हमें मालूम चलेगा कि शायद सभी भाषाओं के शब्द एक हिंदी भाषा में भी समाहित है। बोली में सामान्यतः न तो साहित्य की रचना की जाती है और न ही लिपि तथा व्याकरण अपेक्षित होता है। यह सामान्य बात है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि देश की ऐसी कई बोलियां हैं जिनमें उत्कृष्ट साहित्य की रचनाएं हुई है। अब तीसरी बात उपभाषा की आती है। उपभाषा और बोली के बीच में हमेशा एक असमंजस की स्थिति है। उपभाषा को भाषा और बोली के बीच की कड़ी मानते हैं। उपभाषा को हम सभी भाषा और बोली के बीच की कड़ी मानते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उपभाषा भाषा के अपेक्षा छोटे क्षेत्र में और बोली की अपेक्षा बड़े क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। तीसरा, एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती है।
बोलियों के विकसित रूप को उपभाषा कहते हैं, अर्थात जब बोली के व्यवहार का क्षेत्र विकसित हो जाए, उसमें साहित्य की रचनाएं हो जाए, वह लोक गीतों और कथाओं के क्षेत्र से व्यापक हो जाए, तो उसे हम उपभाषा का दर्जा देते हैं। कई उपभाषाओं में उच्च कोटि की साहित्यिक रचनाएं हुई है। यह बोली के साथ भी यही बात है कि साहित्यिक रचनाओं के लिए हम कई बोलियों में भी देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखकर उसे इतना व्यापक बना दिया, भले ही उस भाषा का आज के दौर में उतना विकास न हो रहा हो या वह अस्तित्व न हो, लेकिन एक रामचरितमानस अवधी भाषा को अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। सूरदास ने ब्रज भाषा में अपनी रचनाओं के माध्यम से ब्रज भाषा को उस ऊंचाई तक पहुंचाया है। उपभाषा के और बोली के संबंध में एक बात और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि उपभाषा को कई लोग क्षेत्र के हिसाब से देखते हैं। जैसे राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा राजस्थानी, पंजाब में बोली जाने वाली भाषा पंजाबी, हरियाणा में बोली जाने वाली भाषा हरियाणवी। यहां एक और चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, राजभाषा और राष्ट्रभाषा, यहां भी हम सभी लोग कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में होते हैं। सभी लोग यह मानते हैं कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा एक है, लेकिन यह दोनों अलग अलग है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र में सर्वाधिक लोगों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा हम कह सकते हैं, लेकिन राजभाषा जिसे संविधान में संवैधानिक कार्य हेतु प्रयोग के लिए जिसे निश्चित किया गया है, वह राजभाषा है और यह गौरव हिंदी को प्राप्त है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में व्याकरण के दूसरे चरणों को हम लोग क्रमबद्ध अध्ययन करने की कोशिश करेंगे और मेरा प्रयास है कि हर एक विषय व्याकरण का ऐसा कोई भी ना हो जो हमसे छूट जाए और जो हम समझने में हमें किसी भी तरह की कठिनाई हो, और मेरी कोशिश होगी कि हम इसे और सुलभ, सहज और ग्राह्य बना सकें। धन्यवाद।